नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अजीत है और मैं मूवीशाला में, जैसा कि हमारा परिचय पहले भी हो चुका है, लेकिन चूंकि ये एक फॉर्मेलिटी है कि पढ़ाने से पहले एक बार हम टीचर हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सबको देना पड़ता है। तो आप जानते ही हैं, है ना, मैं लोक प्रशासन पढ़ाता हूं, मैं नीति शास्त्र पढ़ाता हूं, मैं निबंध पढ़ाता हूं और कहीं ना कहीं GS2 के कुछ एस्पेक्ट जो हैं उसे भी पढ़ाता हूं। तो आज आपका पेपर हुआ 10 बजे से 1 बजे तक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो पेपर है आपने बहुत अच्छे से दिया होगा। फिर भी पेपर होने के बाद जो मैनेजमेंट है हमारा नीति IAS का, उसने मुझे जिम्मेदारी दी कि आप क्या है छात्रों, चूंकि कुछ छात्र जो हैं वो एक्चुअली फोन भी कर रहे हैं, हमें भी कर रहे हैं, मूवीशाला को भी कर रहे हैं कि आप क्या सही तरीका हो आज के आंसर का, कैसे सही आंसर लिखा जाए एक्चुअली, या कुछ मॉडल आंसर टाइप बना के दीजिए। तो हमारा मैनेजमेंट जो है या मूवीशाला का मैनेजमेंट जो है, दोनों एक साथ बैठे और ये डिसीजन हुआ क्यों ना कुछ टीचरों को ये जिम्मेदारी बांट दी जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं आज इकोनॉमिक्स का भी कुछ क्वेश्चन थे, कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन थे। तो मैं आपको, मेरी जिम्मेदारी जो है वो एक्चुअली आज पूरे पॉलिटी की है और पॉलिटी में आप जानते हैं 4 ही क्वेश्चन आए, है ना। तो मैं आपको 4 क्वेश्चन एक एक करके 4 बार में कवर कर लूंगा। आपको करना क्या है, आपको पेपर हमेशा अपने साथ लिए रहना है और मैं एक आपको आइडियल आंसर बना दूंगा, आइडियल आंसर बना के बता देंगे। आपको करना क्या है, आप उससे मैच करके अपने को एक्सेस कर लीजिएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको नीति IAS के बारे में बता देते हैं। आपको करना क्या है, आप जाइए अपना मोबाइल उठाइए, मोबाइल उठा के क्या करिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहां डाउनलोड करिए कौन सा ऐप, मूवीशाला ऐप। और मूवीशाला ऐप डाउनलोड करने के बाद आप डालिए इंस्टीट्यूट कोड नीति 7777। और अगर आप बिहार PCS के साथ, और बहुत से छात्र ऐसे हैं जो बिहार PCS के साथ साथ उत्तर प्रदेश PCS का एग्जाम, मध्य प्रदेश PCS का एग्जाम, उड़ीसा PCS का एग्जाम और IAS का एग्जाम भी देते हैं, तो आप अगर जो मैंने कोर्स बताया उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, इनरोल करना चाहते हैं, आप यहां आइए एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन माई कोर्स, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा सा मेरे बारे में। अब मैं थोड़ा सा क्या है, पहले तो एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि जब भी हम पॉलिटी का आंसर लिखते हैं तो एक्चुअली जब पॉलिटी का आंसर लिखते हैं तो क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। ये IAS के एग्जाम में भी लागू होगा, GS2 के भी एग्जाम में लागू होगा। अगर आपका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन है, या राजनीतिक शास्त्र है, या पॉलिटिकल साइंस है, उसमें भी ये रूल लागू होगा, है ना। क्या रूल है, तो रूल ये है कि सबसे पहले जब भी आप आंसर लिखें, कौन सा, पॉलिटी का आंसर लिखें, तो मैक्सिमम जो है संविधान के अनुच्छेद को यूज करें। किसको यूज करें, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को, है ना। और ऐसा मैंने पहले भी बता रखा है, लेकिन चूंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक थोड़ा सा पासिंग रिमार्क देना जरूरी है। दूसरा मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आप आंसर लिखते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो, जहां जहां टिक मार्क न करना हो, जहां पे आपको मेंस का आंसर लिखना हो, वहां कंटेंट के साथ साथ मैटर करता है क्या, प्रेजेंटेशन। कंटेंट के साथ क्या मैटर करता है, प्रेजेंटेशन। जरूरी नहीं है जिसको कंटेंट अच्छा आता हो, जरूरी नहीं है कि वो अच्छे मार्क्स लाएगा। जरूरी ये है कि अच्छे कंटेंट के साथ, या आप कहिए एक एवरेज कंटेंट के साथ, एक्चुअली उसको आपने प्रेजेंट कैसे किया अपने कॉपी में, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा सा पासिंग रिमार्क। और जैसा कि आप जानते हैं, कल भी मैंने इंटरनेशनल अफेयर्स, अंतरराष्ट्रीय संबंध और करंट अफेयर का जो मेरा लेक्चर था, कल जो आपका पेपर हुआ, उसमें मैंने बहुत विधिवत इस चीज को बता रखा है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। और मैंने आपको पहले ही बताया, एक्चुअली देखा गया है कि हिंदी में जो क्वेश्चन होते हैं कभी कभी वो गलत ट्रांसलेशन हो जाता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों भाषा में सवाल को देखेंगे। अगर इंग्लिश में पढ़िए, है ना, इंग्लिश में हिंदी में भी पढ़िए। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हो सकता है क्वेश्चन इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए और उल्टा भी हो सकता है। क्या हो सकता है,
क्वेश्चन जो है हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक एन ओल्ड मैन इन फैमिली। किसमें? एक परिवार में उस जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके स्थिति को ये कंपेयर करते हैं, किसको? भारत के राष्ट्रपति को। क्या लिखते हैं आगे? भाषा देखिए सवाल की। हु हैज ऑल द अथॉरिटीज हाउएवर he cannot do anything effective if the naughty young members of the family do not listen him। करना क्या है? इवेल्युएट करना है ना। क्वेश्चन पढ़ के, है ना, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे परिवार के ही बारे में बात किया जा रहा है। सबके परिवार में होता है, हमारे परिवार में भी ऐसा ही है ना। जो बूढ़े हो जाते हैं कोई नहीं सुनता है, कहने को अथॉरिटी सब उनके पास है। आपके भी परिवार में होता होगा, है ना। ठीक है, अब हम इसे हिंदी में देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी पर अधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। मूल्यांकन कीजिए, है ना। अब आपको क्या करना है? पहले हम समझेंगे क्वेश्चन को कि एक्चुअली क्वेश्चन की पूछ किस पे रहा है ना। पहले हम समझेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन समझने के बाद मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन। और मैंने आपको बता ही रखा था, जब भी कोई क्वेश्चन देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि डायरेक्टिव क्या है। एक्चुअली क्वेश्चन का डायरेक्टिव क्या है? तो क्वेश्चन का डायरेक्टिव है इवेल्युएट। और इवेल्युएट का मीनिंग क्या होता है? हमने हर एक क्लास में ये डिस्कस किया है। इवेल्युएट का मतलब होता है इन डेप्थ एनालिसिस। क्या होता है? इन डेप्थ एनालिसिस, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, सिंपली आपको इस पे एक इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको करना क्या है? अपना स्टैंड लेना है। एक्चुअली आप इससे सहमत हैं या इससे एग्री नहीं करते हैं, आपको अपना स्टैंड भी बताना है। इवेल्युएट का लमसम मतलब यही होता है ना। और क्वेश्चन किसके ऊपर है? परिवार के बूढ़े सदस्य के ऊपर, यानी पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। किसके ऊपर है? क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट ऑफिस कह लीजिए, राष्ट्रपति कह लीजिए, सब चीज का मतलब एक ही होता है। एक्चुअली सवाल जो है ये इन्हीं के ऊपर है, इनके पोजीशन के ऊपर है कि एक्चुअली जो राष्ट्रपति है उसका पोजीशन क्या है भारत के पॉलिटी में या राज व्यवस्था में, है ना। अब आइए हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? आंसर की तरफ, है ना। और हम देखते हैं कि एक्चुअली इसे कैसे हम लिखेंगे। और चूंकि थोड़ी सी यहां जगह कम है ना, तो आप क्या करिए, आप अपने साथ क्वेश्चन पेपर को खोले रखिए। मैं क्या करता हूं, एक पूरा फुल पेज ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन है या जो मैं डिस्कस करूं थोड़ा सा अच्छे से विस्तार में डिस्कशन करूं। ठीक है, आप मत बंद करिएगा, आप क्वेश्चन को खोले रखिए अपने टेस्ट, जो भी टेस्ट पेपर आज आपको मिला है ना। और कोई भी आंसर लिखने से पहले मेंस में मैंने बताया ही था आपको, एक्चुअली हर आंसर के होंगे 3 पार्ट। कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट, है ना। पहला पार्ट जो होता है वो होता है किससे? इंट्रोडक्शन। उसको क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन। दूसरा जो पार्ट होता है वो है बॉडी। और तीसरा जो पार्ट है वो होता है कंक्लूजन। ये एक स्टैंडर्ड आप मान के चलिए, मैंने बहुत बार बता के रखा है। ये जब भी लोग प्रशासन पढ़ाता हूं यही बोलता हूं, है ना। ऐसे पढ़ाता हूं तो एग्जैक्ट ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन तीनों का रोल निबंध में भी है ना। और आज मैं पढ़ा रहा हूं तो आज भी मैं बता रहा हूं, है ना। तो इंट्रोडक्शन जो होगा वो किस पे होगा? वो होगा थीम ऑफ द क्वेश्चन पे। किस पे होगा? थीम ऑफ द क्वेश्चन। और बॉडी क्या है? बॉडी जो है वो क्वेश्चन डायरेक्टिव को आंसर करे। किसको आंसर करे? क्वेश्चन डायरेक्टिव को, है ना। और जो कंक्लूजन है वो एक तो फ्यूचरिस्टिक हो और दूसरा पॉजिटिव नोट पे हो। इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप क्या बनेंगे? डीएसपी बनेंगे, है ना। पीसीएस निकाल के आप क्या बनेंगे? एसडीएम बनेंगे। तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब भी प्रॉब्लम आपके सामने आए तो कम से कम आप जो हैं उस सरकारी पद पे बैठ के एक
बैलेंस डिसीजन ले सकें, और वो आपको शो करना है आपकी कॉपी में। और वो कहां से शो होगा? ये कंक्लूजन से शो होगा, है ना, क्योंकि कंक्लूजन अगर आप पॉजिटिव लिखेंगे तो जो आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे उनके दिमाग में ये जरूर बैठ जाएगा, ये जो छात्र हैं या छात्रा हैं कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनालिटी की हैं, और ऐसे छात्र छात्रों की ही जरूरत एक्चुअली हमारे देश के सिविल सेवकों या सिविल सेवाओं को चाहिए, है ना। अब आ जाइए, पहले डिस्कस करते हैं एक्चुअली इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है इस क्वेश्चन में। तो चूंकि ये पॉलिटी का पेपर है तो पहले आप ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट को इंट्रोड्यूस करिए, और प्रेसिडेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसमें आपको मेंशन करना है क्या? आर्टिकल, है ना। बिना आर्टिकल के आप इसको इंट्रोड्यूस मत करिएगा, है ना, क्योंकि अगर आप आर्टिकल नहीं लिखते हैं फिर ये बहुत जनरल आंसर है ना। सिंपली कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश मोनार्क है कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस्ड है, उसी से ऑफिस जो है वहीं से निकली हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन का लिख दीजिए प्रोविजन। ये तो हो गया सिंपल इंट्रोडक्शन। देखिए, ये हम कंटेंट पे बात कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा या बीच में ही बताता रहूंगा प्रेजेंटेशन का एस्पेक्ट। अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो कोशिश ये करिए, या आपने किया ही होगा, मैंने बता ही रखा है कि जो आंसर लिखिए आप कोशिश करिए हैंड राइटिंग अच्छी हो, लेजिबिलिटी हो। मान लीजिए आंसर राइटिंग नहीं भी अच्छी है तो कम से कम पढ़ने में समझ में आ जाए। जो पैराग्राफ है वो 3-3, 4-4 लाइन का हो, छोटा छोटा हो, स्पेसिंग अच्छी हो आंसर के बीच में, है ना। अब हम आते हैं बॉडी में, और क्वेश्चन डायरेक्टिव क्या है? इवेल्युएट करना है। तो पहले तो जो स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक्चुअली परिवार का वो सदस्य है, वो बूढ़ा सदस्य है जिसके पास अथॉरिटी तो है, लेकिन जो घर में बच्चे जब बदमाशी करते हैं उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो पहले आपको इससे एग्री करना है कि ऐसे क्यों है। पहला पॉइंट क्या है? वाई, या ऐसा क्यों है ना। ठीक है, तो पहला एग्जांपल आप दीजिए, या जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 74 का। आर्टिकल 74 क्या बोलता है? जो हमारे देश का राष्ट्रपति है एक्चुअली प्रधानमंत्री जो होता है वो हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में, वो प्रेसिडेंट को एक्चुअली वो एडवाइस एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसे प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता। और जब से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है तब से तो आप समझ लीजिए पूरा का पूरा बाइंडिंग है ना। जैसे आप समझ लीजिए कोई ऐसा बूढ़ा आदमी जब उसका लड़का आता है उससे कहता है ये पेपर साइन करो, है ना, उसके पास कोई रास्ता नहीं है बजाय साइन करने की। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने साइन नहीं किया तो घर से बेदखल कर दिया जाएगा। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए बूढ़े लोग क्या करते हैं? साइन कर देते हैं, है ना। देखिए, क्वेश्चन बहुत लो लैंग्वेज में पूछा गया, लेकिन आपको ऐसे लिखना नहीं है, लिखना प्रॉपर इसी चीज को अच्छे लहजे में है। तो पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 74। जो प्राइम मिनिस्टर है जो भी एडवाइस देगा, चूंकि वो हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो प्रेसिडेंट पे वो चीजें बाइंडिंग होती है। दूसरा क्या है? आर्टिकल 163 को लाइए और देखिए टू द पॉइंट आंसर करिए। बहुत इधर उधर की बात लिखने की जरूरत नहीं है ना। जो क्वेश्चन सीधे पूछे सीधे उसे लिखिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। जैसे आर्टिकल 163 में क्या है कि गवर्नर जो होता है उसके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन नहीं है जो ये बोले कि गवर्नर जो है वो सीएम का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है। देखिए, अक्सर मानते हैं होता है, लेकिन संविधान में आज तक कोई प्रोविजन है नहीं। एक्चुअली संविधान में उल्टा प्रोविजन है, जिसमें आर्टिकल 163 लिख देता है कि गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है ना। अब वो क्या पावर है डिस्क्रिशनरी? न तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, न तो टीका टिप्पणी की है ना। थोड़ा बहुत पासिंग रिमार्क जरूर दे दिया, लेकिन एग्जैक्ट टीका टिप्पणी तो नहीं की है, न ही हमारे पार्लियामेंट ने उसको बहुत क्लेरिफाई किया है। ठीक है, तीसरा जो आप आर्ग्यू करिए इसी आंसर में
कि जब हमारे देश में एक्चुअली लगती है इमरजेंसी, या आप कह लीजिए प्रेसिडेंट रूल स्टेट के कंपैरिजन में, है ना, जब हमारे यहां लगती है इमरजेंसी, है ना, स्टेट लेवल पे क्या होता है कि जो गवर्नर होता है एक्चुअली वो बन जाता है सबसे ज्यादा पावरफुल। जैसे आज के डेट में इमरजेंसी तो नहीं है, लेकिन आप ऐसे मान के चलिए जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं गवर्नर ही सबसे ज्यादा पावरफुल है आज के डेट में, है ना, या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी कहा जाए, है ना। जब जब इमरजेंसी, है ना, चाहे वो प्रेसिडेंट रूल चाहे आर्टिकल 356 के थ्रू लगे, चाहे 352 के बेसिस पे लगे, नेशनल बेसिस पे भी, तो पावरफुल एक्चुअली होता है गवर्नर। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई बड़ी पावर नहीं है कि पूरा वही कंट्रोल करे, ऐसा है नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि अब यहां पे आपको एग्जांपल देना है, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था, है ना, कोई पावर नहीं था प्रेसिडेंट का। सबसे कमजोर प्रेसिडेंट कहा जाता है उसी समय थे, है ना, जो सैडली ऑफिस में ही डेथ हो गया उनका, है ना, फरुखुद्दीन ऐसा ही कुछ नाम था, आसाम के थे वो, है ना। तो ये है आर्गुमेंट जो आपको एग्री करना है कि हां कैसे प्रेसिडेंट जो है वो परिवार का एक ऐसा सदस्य है, या सिंपली आर्ग्यू करिए कि प्रेसिडेंट जो है एक्चुअली बहुत पावर उसके पास है नहीं, बहुत कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन आप इसके एक अगेंस्ट भी जाइए या पोलाइटली डिसएग्री करिए, लेकिन ऐसी चीजें जो है एकदम ऐसी है नहीं, है ना। अब वो क्यों नहीं है ये आप लिखेंगे बॉडी में ही दूसरा एस्पेक्ट। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली पूछ रहा है इवेल्युएट, है ना, इवेल्युएट करने को बोल रहा है। तो दूसरा एस्पेक्ट जो होगा, क्यों राष्ट्रपति जो है उसके पास कहीं ना कहीं कुछ अथॉरिटी तो है ही, जिससे वो परिवार के सदस्यों को या हमारे सरकार के सदस्यों को कंट्रोल कर सकता है ना। मान लीजिए एक केस है जब प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हुए कोई ऐसी एडवाइस दे दे जो कॉन्स्टिट्यूशन के ही खिलाफ हो, है ना, तब जो प्रेसिडेंट है जरूरी नहीं है कि उस एडवाइस को एक्सेप्ट कर ले, है ना। और ये भी एक देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, लेकिन टू द पॉइंट आंसर लिखिए, है ना। कुछ छात्र हमसे मिले, है ना, कुछ उन्होंने डिस्कस किया, लेकिन उन्होंने इधर उधर की बात ज्यादा लिख दी, एकदम टू द पॉइंट अभी तक हमको कोई नहीं मिला जिसने लिखा। तो जब एडवाइस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो तब प्रेसिडेंट जरूरी नहीं है कि एक्सेप्ट करे। क्यों? क्योंकि जब प्रेसिडेंट ओथ लेता है ना तो उसमें बोलता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेगा, तो उसकी ओथ वहां पे ज्यादा बड़ी हो जाती है बजाय पीएम की एडवाइस से। ये पहला आर्गुमेंट है। दूसरा क्या है, देखिए ये कि वेंकट रमन ने ये लिखा भी है ना। क्या लिखा है कि जब कोई सरकार नहीं बन रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्या नहीं बन रही है, जब कोई सरकार नहीं बन रही है तो प्रेसिडेंट के पास कहीं ना कहीं आ जाता है क्या, डिस्क्रिशनरी पावर। अभी तक जो हम गवर्नर के बारे में बोलते थे, एक्चुअली प्रेसिडेंट के पास भी ये अपने आप आ जाता है। और 1990s के बाद तो इसका हर 2 साल 3 साल में ये देखने को मिलता था, है ना। कभी अटल जी को बुला लिया, कभी वीपी सिंह को बुला लिया, है ना, कि भैया आपके पास है क्या मेजॉरिटी, है ना। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जो है वो कंप्लीटली, कहने का मतलब ये कंप्लीटली जो है वो जो घर के उसके सदस्य हैं उनकी बात एक लिमिट तक सुनेगा, लेकिन एक लिमिट से क्रॉस अगर वो कर गए तो जरूरी नहीं है कि वो पावरलेस है ना। कहने का मतलब जो पोजीशन है प्रेसिडेंट का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो एकदम पावरलेस नहीं है। मिला जुला के आपको जो ये इसमें आर्ग्यू यही करना है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोग ऐसे ही लिखे होंगे आंसर, है ना। और उसके बाद आप आ जाइए किस पे, कंक्लूजन पे, है ना। कंक्लूजन में आप कुछ नहीं, वेंकट रमन का बहुत फेमस कोट है ना, बहुत फेमस कोट है। क्या कोट है कि राष्ट्रपति एक ऐसा लैंप है ना, जो जब अंधेरे का समय आता है ना अपने आप जल जाए। ये है राष्ट्रपति का रोल। बेस्ट कोट राष्ट्रपति के ऊपर अगर किसी ने आज तक बोला है तो उसका नाम है भारत के ही राष्ट्रपति वेंकट रमन जी ने,
है ना। उन्होंने बोला ये एक ऐसा लैंप है, ये ऑफिस जो है एक ऐसा चिराग है जो तभी जले जब चारों तरफ अंधकार हो, कोई रास्ता ना बचे। और इसी कोट से अगर आप आंसर कंक्लूड कर देंगे या सिंपली इसे लिख भी देंगे, है ना, कोट नहीं भी किए, वेंकट रमन जी का जिक्र भी नहीं किए, लेकिन अगर पासिंग रिमार्क में लिख दिए तो इससे पॉजिटिव कंक्लूजन तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये तो था इसका आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है आज आपने ऐसे ही परफॉर्म किया होगा, है ना, समझ में आ गया, है ना। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मेंटरशिप इशू रेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज जो है, जो आपका सुबह एग्जाम हुआ है, एक्चुअली उसका ही डिस्कशन हम कर रहे हैं। और मैंने आपको बता ही दिया, मेरी जो जिम्मेदारी है, मुझे जो दिया गया पोर्शन डिस्कस करने के लिए, वो एक्चुअली पॉलिटी है। पॉलिटी के चूंकि 4 ही सवाल थे, तो आज हम 4 सवाल देखेंगे। और जैसा कि आप जानते भी हैं, मेरा नाम अजीत है। मैं नीति आईएएस में या मूवीशाला में एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एसए, जीएस2 और एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच पढ़ाता हूं, है ना। और अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, उठाना है अपना मोबाइल उठा के आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और वहां से आपको डाउनलोड करना है मूवीशाला ऐप। और जैसे ही आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, आपको जाके ये इंस्टीट्यूट कोड मेरा डाल देना है। वहां से आप कहां से जुड़ जाएंगे, मेरे इंस्टीट्यूट से जुड़ जाएंगे, यानी मुझसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, एक्चुअली अगर ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप मान के चलिए कि आपका जो आंसर है वो अच्छा होने वाला है। क्योंकि जो क्वेश्चन है वो एक तो पहले बहुत आसान है ना। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। ठीक है, इसमें कीवर्ड जो है सवाल में क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली, मतलब भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है। उन्मुख मतलब झुका हुआ है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है, एक्चुअली संविधान में ही कुछ ऐसे प्रोविजन है जिससे जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो झुक जाता है किसकी तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ या केंद्र सरकार की तरफ, है ना। तो अब आइए देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन डायरेक्टिव, ये लिखने के बाद, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद क्वेश्चन डायरेक्टिव लिखा जाता है क्या, एक्सप्लेन। क्या लिखा जाता है, व्याख्या कीजिए। इसका एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन का मतलब है कि जो ये आर्गुमेंट दे रहे हैं, इससे पहले तो आपको एग्री करना है ना। बहुत निगेटिव वे में आप इस आंसर को नहीं लिखना है ना। लेकिन ये एग्री करते हुए अगर कोई इसका दूसरा डायमेंशन है, डायमेंशन कहने का मतलब वे फॉरवर्ड, है ना, जो ये आर्ग्यू कर रहे हैं, एक्चुअली अगर उसका कुछ सॉल्यूशन जो सरकार लेती रहती है समय समय पे, उसे भी आप मेंशन कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये तो हम समझ लिए किसको, क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है, आपका आंसर जो है, ये कीवर्ड से चलना चाहिए। कौन सा कीवर्ड, कि हाँ, संवैधानिक कुछ ऐसी स्टैंडिंग है जो संविधान में लिखी हुई है, जिससे हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो झुक जाता है किसकी तरफ, केंद्र की तरफ। ठीक है, और चूंकि यहां जगह कम है तो मैं एक नया पेज ले लेता हूं। लेकिन आप क्या करिएगा, आपकी जिम्मेदारी है कि आप पेपर को अभी खोल के रखे रहिए। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसे कैसे हमें लिखना है। और मैंने बता ही रखा है आपको, जब भी आप लिखेंगे तो हमेशा हर आंसर के 3 पार्ट होंगे। कौन से हुए 3 पार्ट, और ये इसलिए मैं बोल रहा हूं 3 पार्ट, क्योंकि कल आपका जो एग्जाम होने वाला है वो है ऑप्शनल का। और ऑप्शनल में ये ध्यान आप जरूर रखिएगा कि आंसर लिखते समय उसको 3 पार्ट में आप जरूर डिवाइड करिएगा। एक तो होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है बॉडी, और एक होता है क्या, कंक्लूजन। और इंट्रोडक्शन जो है एक्चुअली वो हमेशा होना चाहिए किस पे, थीम ऑफ द क्वेश्चन पे। किस पे होना चाहिए, थीम ऑफ द क्वेश्चन पे। और थीम क्या है, थीम मतलब क्वेश्चन जो है, जो आपसे सवाल पूछा, एक्चुअली वो किसके अराउंड घूम रहा है। तो
किसके अराउंड घूम रहा है? ये घूम रहा है फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर या फेडरलिज्म के ऊपर, है ना? ठीक है। या क्वेश्चन जो है आप सीधे आर्टिकल 2 या 3 से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, या इंडिया जो है स्टेट्स का एक फेडरेशन है ना? आर्टिकल 2 या 3 से, है ना? क्योंकि मैंने बता ही रखा है आपको, जब बात आती है राज्य व्यवस्था की या पॉलिटी की, तो उसमें जितना आप संविधान के आर्टिकल लिखेंगे उतना आपका जो आंसर है वो हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं बॉडी पे, और बॉडी में हमें आर्ग्यू क्या करना है कि संविधान के ही अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन है जो इस फेडरल सिस्टम को झुका देते हैं किसकी तरफ? केंद्र की तरफ। तो आपको आर्ग्यू करना है वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के ऊपर, है ना? किस पे आर्ग्यू करना है? पहले उस जो कुछ ऐसे प्रोविजन है उनके ऊपर। तो कौन कौन से प्रोविजन हैं आइए देखते हैं। जो सबसे पहला प्रोविजन है इस बारे में जो केंद्र सरकार को बहुत पावरफुल बना देता है, वो है जो 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। और यूनियन जो है उसमें आप देखेंगे तो यूनियन के पास कहीं ना कहीं रक्षा है ना? कॉमर्स है, मतलब बहुत, जिसमें बहुत ज्यादा फाइनेंस है, जिसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, वो कहीं ना कहीं चला जाता है यूनियन के पास। उससे क्या होता है? जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो झुक के बन जाता है क्या? केंद्र सरकार की तरफ। परला जो है वो तराजू जो है झुक जाता है। और यही नहीं, जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट जो है एक्चुअली इसमें आप देखिएगा, इसमें से उठा उठा के पैटर्न अब डाला जा रहा है कहां? अब डाला जा रहा है आपके यूनियन लिस्ट में, है ना? तो ये इंदिरा गांधी जी के समय से शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है इसका फॉरेस्ट, है ना? जो फॉरेस्ट के प्रोविजन थे एक्चुअली पहले जो है किसके होते थे? स्टेट के कंप्लीटली हुआ करते थे, मतलब राज्य पूरा कंट्रोल था। लेकिन समय के साथ साथ केंद्र इसको लेके बहुत ज्यादा पावरफुल आज के डेट में हो गया। दूसरा जो है वो है ऑल इंडिया सर्विस। कैसे? ऑल इंडिया सर्विस जो है इनकी नियुक्ति जो है वो करता है राष्ट्रपति, मतलब केंद्र सरकार। लेकिन ये सर्व कहां करते हैं? ये राज्यों में जाके सर्व करते हैं, है ना? और चूंकि जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है इनकी केंद्र सरकार है, इससे क्या होता है? अगेन जो तराजू है फेडरलिज्म का वो झुक जाता है किसकी तरफ? कॉन्स्टिट्यूशनली, मतलब आर्टिकल 312 या 311, ये झुक जाता है किसकी तरफ? केंद्र सरकार की तरफ। और क्या आर्गुमेंट दे सकते हैं? जैसे आर्टिकल 256। देखिए इस संविधान के आर्टिकल इसलिए लिखना जरूरी है इसमें स्पेशली क्योंकि कीवर्ड जो है वही कॉन्स्टिट्यूशन है ना? जैसे आर्टिकल 256 जो है वो आर्ग्यू करता है कि जो स्टेट की वर्किंग होगी वो ये इंश्योर करेंगे कि जो उनकी वर्किंग है, जो यूनियन गवर्नमेंट का डायरेक्शन है उसे साथ में लेके करेंगे, मतलब उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, है ना? और यही नहीं, जो इमरजेंसी के प्रोविजन है, क्या प्रोविजन है? आर्टिकल 312 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट में प्रेसिडेंट रूल, या आर्टिकल 360 क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब ये लगती है तो जो स्टेट की पावर है वो कंप्लीटली उठ के चली जाती है कहां? केंद्र सरकार के पास। तो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान है वो बहुत क्लियरली दिखता है कि केंद्र सरकार की तरफ जो तराजू है वो बैलेंस ना होकर के झुका हुआ है, ठीक है? लेकिन इसके बावजूद आपको लिखना है कि ऐसा होने के बावजूद केंद्र सरकार समय समय पे ये इंश्योर करती है कि राज्यों को पूरा मौका दिया जाए डेवलप करने के लिए, पूरी फ्रीडम दी जाती है, पूरा पावर दिया जाता है ना? और उसमें आपको देना है कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है आज के डेट में वो है नीति आयोग। नीति आयोग का एक्चुअली जो एक एम ही है क्या प्रमोट करना? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। और ये कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तभी सक्सेसफुल होगा जब केंद्र सरकार इनको छूट दे, राज्यों को छूट दे, तभी तो वो एक दूसरे के बीच में कॉम्पीट करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो है नीति आयोग का। दूसरा है जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि तराजू भले केंद्र सरकार की तरफ हो लेकिन जो सरकारें हैं हमारे देश में वो मिल बांट के कंसेंसस पे चले। जैसे समय समय पे चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती रहती है
प्राइम मिनिस्टर से, मतलब कॉन्फ्रेंस होता रहता है। दूसरा क्या है, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल है ना, जोनल काउंसिल है ना, ये सब क्या है, ये सब हमें शो करता है कि जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार ही पावरफुल है, कहीं ना कहीं स्टेट का भी मेजर रोल जो है वो आपके गवर्नेंस में है। फिर इधर 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 आप ऐड कर दीजिए, ये दोनों तरफ ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे फाइनेंस कमीशन ले लीजिए, इसे बनाता तो ऐसे केंद्र सरकार है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे इस बार साउथ के जो स्टेट से उन्होंने बहुत प्रेशर लगाया कि जनसंख्या के ऊपर ज्यादा फाइनेंस कमीशन बात न करे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो फाइनेंस को लिंक उससे न करे। जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसे क्यों मिलना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना। और स्टेट ने इस बात को माना, और फाइनेंस कमीशन भी जो आप देखेंगे वो भी कहीं ना कहीं अब स्टेट की ज्यादा बात सुनने लगा। उसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर फाइनेंस कमीशन का आप एलोकेशन देखेंगे इस 5 साल जो अगला आने वाला है, तो उसमें पंचायत के लिए बहुत लार्ज वॉल्यूम में एलोकेशन पैसे का है ना। तो ये हो गया दोनों साइड। और चूंकि जो हमारा डायरेक्टिव था सवाल का वो था एक्सप्लेन, तो बहुत डेप्थ में भी हमें जाना नहीं है ना, क्योंकि बहुत डेप्थ वाले जो डायरेक्टिव होते हैं जैसे डिस्कस, इवेल्युएट, क्रिटिकली एग्जामिन, वो सब यहाँ पे दिए नहीं गए हैं। सिंपली एक्सप्लेन करना है आपको, और फिर आप लिख दीजिए कंक्लूजन। कंक्लूजन वही मैंने बता ही रखा है, पॉजिटिव और फ्यूचरिस्टिक नोट पे होना चाहिए। तो आप ये लिखते जाइए, क्योंकि आज जो जमाना है, क्या लिखना है आपको, देखिए मैं जो बोल रहा हूं जरूरी नहीं यही आप लिखें, है ना, लेकिन अगर पॉजिटिव नोट पे लिखे हो तो आप मान के चलिए आपका जो कंक्लूजन है वो अच्छा है ना। तो आपको लिखना यह है कि आज का जो इरा है एक्चुअली वो इरा है वर्ल्ड इकोनॉमी का, मतलब पूरा वर्ल्ड एक गांव बन गया है, एक विलेज है। आज जो है इकोनॉमिक्स में कंपटीशन है, तो आज के समय में जरूरी है कि जो हमारे सेंटर और स्टेट हैं वो एक साथ कोऑपरेट करके चलें, और नीति आयोग जैसा इंस्टीट्यूशन जो है इसमें मेजर रोल प्ले कर सकता है। और यही आके आपका आंसर हो जाएगा क्या, पूरा, है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपने आंसर जो है इसी पैटर्न पे लिखा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोवीशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अजीत है। मैं मोवीशाला में नीति आईएएस में, या दोनों में कह लीजिए आप, लोक प्रशासन, एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच, एथिक्स यानी नीति शास्त्र, जीएस2 के कुछ पोर्शन, और जो आपका निबंध है मैं वो पढ़ाता हूं। चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप जो मेरा इंस्टीट्यूट है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप ये सब चीजें अगर आप पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, आप उठाइए अपना मोबाइल और वहां पे डाउनलोड करिए मोवीशाला ऐप। मोवीशाला ऐप में जाने के बाद आपको क्या डालना है, ये कोड नीति 7777। जैसे ही आप कोड डालेंगे, आपको हमारे जो लेक्चर्स है या जो भी आपको अपने सुविधा के हिसाब से लगे उसका एक्सेस आपको तुरंत मिल जाएगा, है ना। अब आइए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा एक्चुअली सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है इसमें, है ना। समझ में तो आ जाएगा, है ना, लेकिन जैसे ही आप इसे लिखना शुरू करेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत टू द पॉइंट न होके डेरिवेटिव क्वेश्चन है, मतलब एक प्रॉब्लम से इन्होंने डिराइव कर लिया है। आइए समझते हैं पहले क्वेश्चन को। द अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स, है ना, ये बीच में छोड़ दिया गया है, हैव मेनी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, है ना, है ना, यहां पे हैज होगा बीच में। ये जिसने भी ये बनाए ये छोड़ दिया है, लेकिन आप क्या करिएगा, आपके पेपर में तो लिखा ही है HAS, है ना, तो आप उसी को मान के चलिए। हैज मेनी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिटिकली एनालाइज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन डायरेक्टिव, है ना। द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड, है ना, और ये स्पेशल रेफरेंस लेना है किसका, बिहार राज्य का, मतलब आपके राज्य का जहां आप आज एग्जाम दिए हैं, है ना। और हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में क्या है,
भारतीय राज्यों के असमान विकास ने नई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो पहले हम समझते हैं इस सवाल को, एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है ना। एक्चुअली देखिए हुआ क्या, भारत में 1965 तक, या आप 1960 कह लीजिए, 65 तो बहुत ज्यादा हो गया, 60 तक आप देखेंगे जो भारत के जो राज्य हैं, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा तो खैर उस समय बना नहीं था, लेकिन सब राज्य में आप ग्रोथ बहुत अच्छा देखेंगे, है ना। और उल्टा आपको मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो रहता था, है ना, क्योंकि केंद्र सरकार के पास जो पावर थे एक्चुअली उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। डिफेंस का वॉर चलता रहता था हमेशा, है ना, फूड का क्राइसिस होता था। लेकिन स्टेट के लेवल पे आप 1960 तक देखेंगे तो हुआ क्या, स्टेट एक अच्छा ग्रो किए। जैसे बिहार जो है वो 12-15% ग्रो करता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, स्पेशली 1990 के बाद एक अनइवन ग्रोथ शुरू हो गया। कहां पे, राज्यों में, है ना। क्यों ऐसा क्या हुआ 1990 के बाद, 1990 के बाद जो हमारा अर्थशास्त्र है वो मुड़ गया किसकी तरफ, उदारीकरण की तरफ, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन। तो जो राज्य ऐसी पॉलिसी अपना लिए जल्दी से, है ना, जहां इंडस्ट्री खोलना आसान हो गया, जैसे महाराष्ट्र, जैसे तमिलनाडु, जैसे आंध्र प्रदेश, जैसे कर्नाटका भी कुछ हद तक आप कह सकते हैं, है ना, कर्नाटका। तो आप देखेंगे कि 1990 के बाद क्या हुआ, जो राज्य इस चीज को समझ गए, है ना, कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें अपनी पॉलिसी उस हिसाब से बनानी होगी, तो उसके बाद शुरू होता है अनइवन ग्रोथ का। अनइवन ग्रोथ में आप देखेंगे एक तरफ खड़ा है महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसा राज्य, जिसके पास खूब सारी नौकरियां हैं, खूब सारी फैक्ट्री है, और एक तरफ खड़ा है उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जहां पे कुछ नहीं है, जिसे बीमारू भी कहते हैं। बस ये सवाल वहीं से निकल रहा है। तो ये जो 1990 के बाद राज्यों के बीच में जो डिवीजन हो गया, एक बहुत डेवलप्ड हो गए, एक बहुत पीछे रह गए। तो क्वेश्चन जो है पूछ रहा है एक्चुअली इससे हुआ क्या, बिहार में बहुत सारे सामाजिक प्रॉब्लम हो गए, आर्थिक प्रॉब्लम हो गए और राजनीतिक प्रॉब्लम हो गए। पहले तो वो क्या है, पहले तो आपको वो बताना है और फिर उन प्रॉब्लम को एनालाइज करना है ना। और उसके बाद आपको प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद यह भी आपको मेंशन करना है कि क्या बिहार सरकार द्वारा कोई इनिशिएटिव इन चीजों को सॉल्व करने के लिए लिया गया है या नहीं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का जो डायरेक्टिव है वो क्या है, क्रिटिकली एनालाइज। क्या है डायरेक्टिव, क्रिटिकली एनालाइज, है ना। और क्रिटिकली एनालाइज जैसे ही आता है तो डायमेंशन जो है आपके आंसर का वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, ठीक है। और यहां जगह है नहीं, आपको करना नहीं है, आप मैंने पहले ही बता रखा है। आप अपना पेपर लिए रहिए हाथ में, मैं एक नया पेज ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मुझे भी आसानी हो, है ना। तो अब देखते हैं पहले इसे हम एक्चुअली लिखेंगे कैसे, है ना। तो हर आंसर के 3 पार्ट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल जो आपका एग्जाम है वो है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का, और ऑप्शनल में ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा क्या होता है, कंक्लूजन, है ना। और इंट्रोडक्शन किस पे होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए किस पे, थीम पे। जो सवाल का थीम है, थीम क्या है, अनइवन ग्रोथ, मतलब जो राज्य हैं वो जो उनकी ग्रोथ करने का प्रक्रिया है हमारे देश में वो बहुत अनइवन है। कोई 12% पे चल रहा है, कोई 3 पे ही रह गया, कहीं बहुत नौकरी है, कहीं कोई नौकरी नहीं है ना। अनइवन ग्रोथ। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या है, मैंने आपको एक लंबा सा जो चर्चा हमने की अभी थोड़ी देर पहले, बस उसी को आप इंट्रोडक्शन में लिख दीजिए, है ना। अब हम देखते हैं बॉडी को, और बॉडी में देखिए स्पेशली ये 2 चीज पे फोकस करने को बोला है कि कैसे ये जो अनइवन ग्रोथ हुई या डेवलपमेंट हुआ भारत के राज्यों का, पहले तो कैसे इससे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुआ। क्या हुआ, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना।
सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब सामाजिक आर्थिक प्रॉब्लम। और चूंकि ये बोल रहा है कि आप जब इसे एक्सप्लेन करें तो बिहार राज्य का स्पेशल कंटेक्स्ट होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या, बिहार में क्या हुआ, है ना। बिहार के लोग क्या हुआ, जब नौकरी नहीं मिली तो बंबई जाने लगे, है ना, बंबई जाने लगे, दिल्ली आने लगे, कलकत्ता जाने लगे। और आज भी अगर आप इन शहरों में कभी जाएं तो आपको बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे बिहार के जो लेबर का काम बहुत करते हैं, है ना। तो आपको पहले क्या लिखना है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गई, माइग्रेशन जो है वो बहुत लार्ज स्केल पे बिहार में होने लगा, है ना। और देखिए ये सब आप जब लिख रहे हैं तो कोशिश करिए कोई ना कोई रिपोर्ट बिहार सरकार की ही कोट करिए। नहीं बिहार सरकार की कोट कर रहे हैं, है ना, तो न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल हैं उन्हें कोट करिए कि कैसे इतना % माइग्रेशन हुआ। फिर क्या हुआ, जब माइग्रेशन हो गया तो एक क्राइसिस हो गई आपके कहां, एग्रीकल्चर में। कैसे क्राइसिस हो गई, क्योंकि जो घर के पुरुष थे वो तो चले गए नौकरी करने, है ना। अब नौकरी करने चले गए तो जो एग्रीकल्चर, जो बिहार की इकोनॉमी का मेजर एस्पेक्ट जो है वो है क्या, कृषि, है ना। और कृषि का जो प्रॉब्लम है वो आ गया कहां, महिलाओं के ऊपर, है ना। तो इंग्लिश में कहते हैं ना फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये पूरे भारत में देखा गया है, जो बीमारू राज्य हैं स्पेशली उनके कॉन्टेक्स्ट में, और बिहार तो इसमें नंबर 1 पे है ना। और क्या सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा, दूसरा ये प्रॉब्लम हो गया, अगर कोई नौकरी नहीं है तो अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उससे बहुत सारे सामाजिक प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगे, जैसे नशे का सेवन, है ना। क्या होने लगा, क्राइम बढ़ गया, है ना, नशे का सेवन। और ये अकेले बिहार की कहानी नहीं है, ये कहानी आपको उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी मिलेगी, उड़ीसा में भी ऐसी मिलेगी, राजस्थान में भी ऐसी मिलेगी, मध्य प्रदेश में भी ऐसी मिलेगी। तो अकेले बिहार जो है इस लाइन में स्टैंड नहीं कर रहा है, उसके साथ बहुत सारे राज्य हैं, जो पिछड़े राज्य हैं सबके साथ यही सब प्रॉब्लम आज भी हो ही रही है ना। दूसरा आप देखिएगा, चूंकि अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा आप लिख दीजिए अपॉर्चुनिटी के ऊपर, है ना, और इससे आपको लिंक कराना है क्राइम को, है ना। क्योंकि आप जब देखेंगे एनसीआरबी का डाटा तो जो राज्य आज पीछे हैं विकास में वहां क्राइम भी बहुत होता है ना। तो इसका मतलब जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं वो लिंक है डायरेक्ट आपके लॉ एंड ऑर्डर से। जैसे मुंबई जो है, आप देखिए मुंबई जो है सबसे अच्छा शहर माना जाता है सेफ्टी के हिसाब से। क्यों, उसका एक फैक्टर कहीं ना कहीं वहां की ग्रोथ है। क्यों, क्योंकि जब ग्रोथ होगी तो लोगों को चाहिए जहां लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह दिल्ली में भी यही आप देखेंगे, यहां भी लॉ एंड ऑर्डर, और छोटे छोटे जो आपके शहर हैं जैसे यूपी बिहार के कंपैरिजन में यहां ज्यादा अच्छा है ना। और आपके कोई रिश्तेदार जरूर मुंबई या दिल्ली में होंगे, आप उनसे भी पूछ के आपको एक्सपीरियंस खुद ही मालूम हो जाएगा। ये तो हो गया पहला एस्पेक्ट जिसे कहते हैं हम क्या, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इसी में दूसरा पूछ रहा है बिहार के ही कंटेक्स्ट में पॉलिटिकल प्रॉब्लम, है ना। क्या पूछ रहा है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, है ना। देखिए इससे हुआ क्या, अब जब ये लोग उठ के कहीं और जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वहां भी कुछ नहीं होगा, कुछ इंपैक्ट तो होगा ही ना। इसीलिए शुरू हो गई थियरी, आप देखेंगे सन ऑफ सॉइल, है ना। जैसे महाराष्ट्र में मुंबई में लोगों को लगा, जो वहां के ओरिजिनल लोग हैं उन्हें लगा ये लोग हमारी नौकरी ले लेंगे, तो उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया, है ना। तो आप एग्जाम्पल दीजिए इसमें मुंबई का, और ये सब एग्जाम्पल के साथ लिखते रहिए, है ना। ठीक है, ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा क्या हो गया, क्राइसिस हो गई गवर्नेंस की। क्यों, क्योंकि जो बहुत अच्छा सिविल सर्वेंट है ना, बहुत अच्छा सिविल सर्वेंट, प्रैक्टिकल बात है कि वो एक बीमारू राज्य में क्यों जाना चाहेगा, है ना। हर कोई, जैसे आप आईएएस का एग्जाम देखिएगा, हर कोई जाना चाहता है अच्छे अच्छे राज्य में, है ना। बहुत पिछड़े राज्य में बहुत कहने को सब इंटरेस्टेड है, लेकिन रियलिटी यही है कि बहुत लोग बचते हैं जाने से। और जब अच्छा टैलेंट नहीं जाएगा वहां तो कहीं ना कहीं वो
प्रॉब्लम क्रिएट करेगी राजनीति में। अल्टीमेटली प्रॉब्लम वो क्रिएट हो जाएगा, राजनीतिक प्रॉब्लम बन जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा यह है, आप जो कास्ट कन्फ्लिक्ट है बिहार में, आप देखिएगा 1990 से बहुत ज्यादा हो गया था, है ना। रणवीर सेना बहुत फेमस है, दलितों में नक्सली मूवमेंट स्टार्ट हो गया, उसका सीधे कहीं ना कहीं वो लिंक है ग्रोथ का, है ना। जो बहुत अच्छे राज्य हैं जैसे गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहां पे आपको इस लेवल का कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलेगा जो लेवल आपको मिलेगा बिहार में या उत्तर प्रदेश में। खैर आजकल तो चीजें अच्छी हो गई हैं, लेकिन चूंकि सवाल ये पूछ रहा है बिहार के कंटेक्स्ट में, तो आप इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट उठाइए, मतलब 1990 से चीजों को देखिए, है ना। इतना लिख देंगे बहुत काफी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो है क्रिटिकली एनालाइज, अभी आपको और लिखना है। उसके बाद आपको आज कहां पे स्टैंड करता है ये पर्सपेक्टिव, क्या ऐसा है आज के डेट में कि जो अनइवन डेवलपमेंट है, सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, आज क्या है। तो आज आपको एग्जांपल देना है कि आज जो चीजें हैं बहुत हद तक अब वैसा है नहीं, है ना। क्योंकि बिहार जो है 2005 के बाद आप देखेंगे स्पेशली, है ना, एग्रीकल्चर में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया, अराउंड 20% ग्रोथ हो रही है ना। अभी 1-2 साल का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बिहार को 2011 में मोस्ट डेवलप्ड स्टेट या जब सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला स्टेट उस साल बिहार ही था, है ना। दूसरा जो है सन ऑफ सॉयल थियरी जो है या अब उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि जब से दौर आया कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, उससे क्या हुआ, थोड़े से राज्यों के बीच में जो एक लड़ाई चलती थी वो थोड़ा सा कम हो गई है, उस लेवल पे नहीं है जो 1990 के ऊपर है ना। और उसके बाद आप कुछ लीजिए, कुछ लिख दीजिएगा, क्या कुछ सरकार की पॉलिसी लिख दीजिएगा। किस सरकार की? बिहार सरकार की, है ना। जो ये जो प्रॉब्लम है उसे टैकल करने के लिए जैसे क्या लिखना है कि कैसे बिहार सरकार जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रही है ना। लेबर जो है, लेबर जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे बिहार सरकार का बहुत ज्यादा फोकस हो गया है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस हो गया है। एक्चुअली यही सब चीज आप देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में इन्हीं सब पे फोकस था 1990 में। तो जैसे ये राज्य आगे बढ़ गए वैसे कहीं ना कहीं बिहार भी आगे बढ़ ही जाएगा, ये आपको लिख देना है कंक्लूजन में, है ना। तो यहां पे आपके आके जो आपका आंसर है वो हो जाएगा पूरा। मुझे पूरी उम्मीद है आपने ऐसे ही कुछ लिखा है। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबीशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज जो है हम आज का जो सुबह आपका एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, उसे डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं। मेरा नाम अजीत है और मैं मोबीशाला में या नीति आईएएस में लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, निबंध यानी एस्से, एथिक्स यानी नीति शास्त्र और एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच पढ़ाता हूं। तो अगर आप बीपीएससी के साथ साथ बिहार पीसीएस के साथ यूपी पीसीएस या आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको इन सब्जेक्ट में एक कोचिंग लेना है या सपोर्ट की जरूरत है, तो आपको करना क्या है, आप उठाइए अपना मोबाइल और वहां पे डाउनलोड करिए कौन सा ऐप, मोबीशाला ऐप, और वहां पे जाके इंस्टीट्यूट कोड डालिए नीति 7777। ठीक है, ये तो हो गया मेरे बारे में। अब आते हैं हम क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट है, सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये लिखा होगा। क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एन इफेक्टिव फोरम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन डिस्कस, है ना। हिंदी में भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए, है ना। तो देखिए क्या है, पहले तो हम समझेंगे कि क्वेश्चन डायरेक्टिव क्या है। क्वेश्चन डायरेक्टिव जो है वो है डिस्कस, है ना। और डिस्कस में आप जानते ही हैं डेप्थ में थोड़ा सा डिस्कस करना होता है, या जो आपका आंसर हो हल्का सा डेप्थ हो, मतलब एवरी साइड, दोनों साइड का डेप्थ हो। तो पहले आपको क्या करना है, पहले थोड़ा सा हम समझते हैं इसे, है ना। तो पार्लियामेंट जो है एक्चुअली वो कैसे नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, पहले ये आर्ग्यू करना है। दूसरे बार उसके बाद आपको ये आर्ग्यू करना है कि एक्चुअली
नेशनल इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म जो पार्लियामेंट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली आज के डेट में क्या स्टेटस है, क्या नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करने में पार्लियामेंट सक्षम है आज के डेट में, या कोई प्रॉब्लम है? उसके बाद आपको कर देना है अपना आंसर कंक्लूड, है ना। तो आइए डिस्कशन की तरफ चलते हैं। चूंकि यहां जगह कम है तो मैं एक नया पेज ले लेता हूं, है ना। और मैंने आपको बता ही रखा है, कोई भी आंसर होगा उसके होंगे कितने, 3 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट। जो पहला पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन का, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है वो है बॉडी का, और तीसरा पार्ट जो है वो है किसका, वो है कंक्लूजन का, है ना। तो इंट्रोडक्शन में आप थीम को लिखिए। थीम जो है आज की क्या है, क्वेश्चन का पार्लियामेंट है ना। तो थीम में आप पार्लियामेंट को, या आप जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल भी यहां लिखिए, तभी आपका जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा अच्छा माना जाएगा, है ना। अब हम आते हैं बॉडी पे, या क्रिटिकली डिस्कस करते हैं इस, सॉरी नॉट क्रिटिकली, वी विल डिस्कस सिंपली, है ना। हम डिस्कस करते हैं। पहले तो हम देखते हैं पार्लियामेंट जो है वो कैसे नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करती है। पहले कैसे नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करती है ना। तो पहला जो एस्पेक्ट है, देखिए पार्लियामेंट बेसिकली राज्यसभा और लोकसभा मिलके बनती है। अब उसमें आप मेंबर्स की देखेंगे, मेंबर्स की स्थिति, तो आप देखिए SC ST OBC, है ना, महिला, हर वर्ग, है ना। आप देखेंगे गुजरात से जो पार्टियां होती हैं ये इंश्योर करती हैं कि रिप्रेजेंटेशन में क्या हो, डाइवर्सिटी हो। और अकेले पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट में आप देखेंगे जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बैठता है तो उसमें आपको एक डाइवर्स लोग दिखेंगे, है ना। जैसे जम्मू कश्मीर के भी लोग रहेंगे, तमिलनाडु के भी लोग रहेंगे, मिजोरम के भी लोग रहेंगे, गुजरात के भी लोग रहेंगे, मध्य प्रदेश के भी लोग रहेंगे। तो एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां डाइवर्सिटी प्रमोट होती है, और जहां डाइवर्सिटी प्रमोट होगी कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय एकता वाला जो भाव है हमारे देश का वो अपने आप प्रमोट तो होगा ही। दूसरा, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जैसे मान लीजिए 0 आवर, जैसे मान लीजिए स्पेशल मेंशन, जैसे मान लीजिए शॉर्ट आवर डिस्कशन या हाफ एन आवर डिस्कशन, है ना। ये कुछ टूल हैं जो पार्लियामेंट में प्रोवाइड करते हैं। ये ऐसे टूल हैं जहां पे कोई करंट बर्निंग इश्यू हो तो वहां पे क्या होता है, फट से डिस्कशन हो जाता है, और जैसे ही वो डिस्कशन हो जाता है तो सरकार जो है बाध्य हो जाती है कुछ प्रॉब्लम पे ध्यान देने के लिए जो राष्ट्रीय इंटीग्रेशन के बीच में मान लीजिए रोड़ा बन रही है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना। तो देखिए पार्लियामेंट जो है ना एक्चुअली वो सरकार को अकाउंटेबल बना के रखती है ना। जैसे क्वेश्चन आवर में है ना, कोई क्वेश्चन आवर, यहां पे क्वेश्चन आवर भी लिख लीजिए आप, और ये बहुत फेमस है। क्वेश्चन आवर जब भी होता है आप देखेंगे पूरी सरकार एकदम अटेंटिव रहती है कि कहां से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। और नेशनल इंटीग्रेशन का तो ऐसा चीज है कि ये इशू हमेशा रहता है, कोई भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ फट से पार्लियामेंट में वो इशू बन जाता है ना। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है, मैंने बताया ही कि एग्जीक्यूटिव जो है हमारे देश में वो अकाउंटेबल रहते हैं। जैसे मान लीजिए मिलिट्री है, मिलिट्री में एक प्रोविजन है आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट, है ना। अब कोई भी मणिपुर में घटना हुई या जम्मू में, वो तुरंत पार्लियामेंट में उठ जाता है, तो सरकार जो है वो बाध्य हो जाती है इन्वेस्टिगेट कराने के लिए, है ना। जवाबदेही होती है सरकार की। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन वाला एस्पेक्ट है उससे बल मिलता है ना। और क्या आर्ग्यू कर सकते हैं, जैसे समय समय पे, है ना, इंपॉर्टेंट पॉलिसी पे, जैसे भारत का संबंध मान लीजिए पाकिस्तान से, है ना, जैसे फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका गया, डिफेंस मिनिस्टर मान लीजिए वियतनाम गया, चाइना गया, उसके बाद क्या होता है, पार्लियामेंट में पेपर प्रोड्यूस होता है, उसे एक्चुअली व्हाइट पेपर कभी कभी कहते हैं, है ना। डिफेंस का कोई इशू हो, सिक्योरिटी का कोई इशू हो, तो आप देखेंगे जो मिनिस्टर हैं
वो पूरी एक अपनी तरफ से एक व्हाइट पेपर निकालते हैं जो सदन में रखते हैं, जहां वो एक्सप्लेन करते हैं कि इससे क्या फायदा हमारे देश को होगा। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो हमारे देश में नेशनल इंटीग्रेशन का भाव है वो बढ़ता है। हाँ, या पार्लियामेंट जो है ये सब के माध्यम से इसे प्रमोट करती है। अब थोड़ा सा आपको लिखना है कि कुछ इसमें चैलेंजेस भी हैं। क्या चैलेंजेस है? देखिए, पार्लियामेंट के रोल पे क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन करना है पार्लियामेंट के फंक्शनिंग पे। जैसे आप देखिएगा, जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं अब ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। जैसे आप चाहे पीआरएस की डाटा ले लीजिए, है ना, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन की डाटा ले लीजिए, आज के डेट में रिप्रेजेंटेटिव जो है उनमें बहुत सारे क्रिमिनल केस हैं, और एक आप उनकी इनकम देखिए तो लगभग सब करोड़पति हैं, है ना। तो फिर हम कैसे कह दें कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा और डाइवर्स है ना। एक तो चैलेंज ये है। दूसरा क्या है, जो हमारी पार्लियामेंट है एक्चुअली वो फंक्शनिंग पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। चलती नहीं है सही से, और जब सही से चलेगी नहीं तो डिबेट होंगे नहीं, कोई क्वेश्चन आवर लगेगा नहीं, कोई स्पेशल मेंशन नहीं लगेगा, है ना। दूसरा ये चैलेंज है। तीसरा क्या है? तीसरा जो है आप देखेंगे कि जब पार्लियामेंट चलती नहीं है तो जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसे भी अपना जो अकाउंटेबिलिटी का इशू है बचाने में सक्सेसफुल हो जाती है। फिर अकाउंटेबिलिटी चाहे एग्जीक्यूटिव में कोई हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे सिविल सर्वेंट हो, चाहे सिक्योरिटी एजेंसी हो, उनका जो स्क्रूटनी है वो नहीं हो पाता है। ये कुछ चैलेंज है। और उसके बाद इसमें एक चीज आपको आंसर में लिखना है, वे फॉरवर्ड। इसमें वे फॉरवर्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने कुछ चैलेंज लिख दिया है। तो वे फॉरवर्ड में आप लिखिए कि जैसे नेहरूवियन टाइम में पार्लियामेंट ज्यादा प्रोडक्टिव होती थी, जरूरी है कि जो हमारे नेता हैं, लीडर हैं, वो इंश्योर करें कि पार्लियामेंट ज्यादा चले, है ना, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा हो, है ना। और इसमें क्या है, अगर इस क्वेश्चन में आप कंक्लूजन भी नहीं लिखे हैं, वे फॉरवर्ड ही लिख देते हैं तो काफी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत टू द पॉइंट स्ट्रेट पूछा है, बहुत छोटा सा पूछा है ना। बहुत ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है। और यहीं पे आपका जो आंसर है आके हो जाएगा पूरा। मुझे पूरी उम्मीद है आज आपने ऐसे ही आंसर लिखा होगा। चलिए, धन्यवाद।